हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस साइंस के नए सेशन में हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों, वो रहेगा हमारा परमाणु की संरचना एवं रेडियो सक्रियता। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर एवं रेडियो एक्टिविटी। तो अब दोस्तों बिना विलंब किए मैं शुरुआत करता हूं आज के हमारे साइंस के एक नए मोटिवेशनल क्वेट के साथ में। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि परमाणु की संरचना और रेडियो सक्रियता को लेकर। सबसे पहले देखिए, जब भी परमाणु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें याद रखना है दोस्तों किसके बारे में, अणु के बारे में। देखिए, अणु की बात करें तो अणु का मतलब होता है मॉलिक्यूल। देखिए दोस्तों, मान के चलिए हमारे पास में कोई तत्व है, यानी एक एलिमेंट है। मैंने कहा हमारे पास में कोई तत्व हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र होता है उसे क्या कहा जाता है बताओ? अणु कहा जाता है। अगर हम लोग अपनी रासायनिक यानी हमारी जो क्या नाम से वो है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, उसकी बात करें दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना, रसायन विज्ञान के अंतर्गत यानी जो हमारा अणु होता है वो दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के, या हम लोग कह सकते हैं एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो परमाणु होते हैं, ये परमाणु आप लोग याद रखना, परमाणु जो होता है दोस्तों एक मजबूत रासायनिक बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं, जिसके फलस्वरूप अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों, हमारी जो रसायन विज्ञान है इसमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के या एक से अधिक प्रकार के जो परमाणु है वो आपस में मिलकर एक अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अणु जो है दोस्तों, ये अणु एक मजबूत रासायनिक बंध के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। सॉरी, जो परमाणु होते हैं वो मजबूत रासायनिक बंध के द्वारा बंधे हुए होते हैं, ठीक है, और जिसके फलस्वरूप अणु का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरी बात, अणु के अंदर ध्यान रखना किसी प्रकार का कोई विद्युत आवेश नहीं होता, ठीक है। एक बात आप लोग ये याद रखना कि अणु में किसी प्रकार का कोई विद्युत आवेश नहीं होता है। क्लियर? और एक और चीज, अणुओं की जो ऊर्जा होती है, अणुओं की ऊर्जा याद रखना दोस्तों, अणुओं की ऊर्जा किसके बराबर होती है? परमाणुओं की ऊर्जा के बराबर होती है। क्लियर? ये सब महत्वपूर्ण तथ्य आपको अणु से संबंधित याद रखने हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दोस्तों अणुभार को लेकर। अणुभार का मतलब क्या हो गया? मॉलिक्यूलर वेट। किसी तत्व का या हम लोग कह सकते हैं किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। यह चीज आप लोग याद रखना। क्या कहा दोस्तों मैंने आपसे कि अणुभार जो होता है वो किसी पदार्थ की, अगर हम लोग बात करें जैसे कोई पदार्थ हो गया, या जैसे मान लो कोई तत्व है
तो किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का, या हम लोग कह सकते हैं उस अणु का, उस तत्व का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। क्लियर। इसके बाद देखो, अब अगली चीज हमें याद रखनी है दोस्तों मोल को लेकर। ठीक है, यह आ गया हमारे पास में मोल। देखो पहली चीज तो आप लोग याद रखना दोस्तों, ये बात है 1967 की, यानी 1932 में। 1932 में क्या किया गया था, मोल को इकाई के रूप में बताओ क्या किया गया, स्वीकार किया गया। यह चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, 1967 में क्या किया गया था दोस्तों, मोल को इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। क्लियर। एक और बात आप लोग याद रखना, ये जो मोल है यह है दोस्तों संख्या और द्रव्यमान दोनों का बताओ क्या होता है, प्रतीक होता है। क्लियर। चलो, मैंने कहा मोल दोस्तों संख्या और द्रव्यमान दोनों का क्या होता है बताओ, प्रतीक होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एक मोल का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर एक मोल का मान होता है 6.022 इंटू 1023। क्लियर। और अगर आपसे प्रश्न में पूछिए कि बताइए कार्बन के 12 ग्राम, या हम लोग कह सकते हैं दोस्तों एक मोल में परमाणुओं की संख्या, तो वो भी कितनी होगी, 6.022 इंटू 1023 होगी। क्लियर। ये बात आप लोग याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि मोल क्या है, तो आप कहोगे 1967 में मोल को क्या किया गया था बताओ, इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। मोल संख्या और द्रव्यमान दोनों का क्या होता है, प्रतीक होता है। एक मोल का अगर मान हमारे से पूछेगा तो हम लोग कितना बताएंगे, 6.022 इंटू 1023। क्लियर। दूसरी बात दोस्तों, कार्बन के 12 ग्राम या एक मोल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 1023 होती है। क्लियर। अणुभार का मतलब क्या हो गया, अणुभार का मतलब होता है दोस्तों किसी तत्व का जो अणुभार है वह वो संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है। क्लियर। अब देखो इसके बाद हम लोग बात करते हैं एवोगाद्रो संख्या को लेकर, जो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो यह आ गया दोस्तों हमारा एवोगाद्रो संख्या। अब देखिए दोस्तों, एवोगाद्रो संख्या का मतलब होता है किसी तत्व के एक अणु, किसी तत्व के 1 ग्राम अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है
उसे बताओ किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे सर उसे एवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। क्लियर? क्या कहा मैंने आपसे? देखो परिभाषा हम लोग याद रखेंगे कि सर किसी तत्व के 1 ग्राम अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ठीक है दोस्तों, किसी तत्व के 1 ग्राम अणु में उपस्थित परमाणुओं की जो संख्या होती है उसे बताओ क्या कहा जाता है, एवोगाद्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। राइट? अब देखिए दोस्तों, फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, अब हम लोग आते हैं सीधे परमाणु के बारे में। देखो किसी तत्व का, या मैं कहूंगा आपसे किसी पदार्थ का, वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वयं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, बताओ क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। क्लियर? देखिए मैंने कहा आपसे ये जो दोस्तों परमाणु है, आप लोग इसके संदर्भ में याद रखना कि परमाणु स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्लियर? पहली बात, परमाणु स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वयं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्लियर? दूसरी बात दोस्तों, परमाणु का जो केंद्र होता है, अगर मैं बात करूं इस परमाणु के केंद्र को लेकर, तो आप लोग याद रखना परमाणु का जो केंद्र होता है उसमें बताओ क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। ठीक है? परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, बताओ, नाभिक पाया जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, नाभिक का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो घनत्व बहुत अधिक होता है। ठीक है? हमने पढ़ा परमाणु स्वतंत्र रूप से रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वयं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। दूसरी बात, परमाणु का जो केंद्र होता है दोस्तों, वो परमाणु का केंद्र, यानी परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है, नाभिक पाया जाता है। और नाभिक का जो घनत्व है वो क्या होता है, बताओ, बहुत अधिक होता है। क्लियर? इसके बाद देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दोस्तों नाभिक के चारों ओर है ना, जैसे हमारा नाभिक है तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋण आवेशित, यानी इनके ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है? अब देखो, अगर परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़े, स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, यानी परमाणु की संरचना,
देखिए दोस्तों, परमाणु की संरचना में सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद रखना, परमाणु जो है वो विभिन्न प्रकार के परमाणविक कणों से मिलकर बनता है। यानी परमाणु का निर्माण बताओ किससे होता है, तो आप लोग कहोगे सर निर्माण होता है इसका किससे, परमाणविक कणों से। अब देखो, हमने पढ़ा सर परमाणु का निर्माण होता है परमाणविक कणों से, और ये जो परमाणविक कण है ये देखिए दोस्तों कौन कौन से होते हैं। तो एक तो हमारे पास में काम में आता है कौन सा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, एक तो कौन सा काम में आएगा, इलेक्ट्रॉन। दूसरा काम में आएगा दोस्तों कौन सा, प्रोटॉन। और तीसरा हमारे पास में काम में आएगा बताओ कौन सा, न्यूट्रॉन। ये तीन प्रकार के हमारे पास में क्या काम में आते हैं बच्चों, परमाणविक कण काम में आते हैं। और इन्हीं परमाणविक कणों को बताओ क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना, इनको परमाणु के क्या कहा जाता है बताओ, मूल कण कहा जाता है। आपसे पूछा जाए कि परमाणु के मूल कण कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग है ना एक एक चीज के बारे में चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, और ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे जैसे क्या नाम से, खोज करी तो कैसे करी, क्या प्रयोग किया। ठीक है,